जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 11 की फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जो कि 28 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो बोला गया है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर, यानी एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है। एसआई में क्या है, आधार इकाइयों की संख्या आपको बतानी है। तो चलिए इसका आप आंसर बताइए। पहला ऑप्शन क्या है, 5 है, दूसरा ऑप्शन जो है 10 है, सी जो है 7 है और डी 9 है। आपको इसका आंसर, जो इसका राइट आंसर होगा, आप इसका कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो मेन फंडामेंटल यूनिट होते हैं उनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है। फंडामेंटल यूनिट में नंबर कितना होता है, तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं 7 यूनिट से मिलकर बनते हैं। यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर देख रहे होंगे कि ए ऑप्शन क्या है, 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। उसी तरह से चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो वही है 9.46 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर देवल है आपकी बार। फिर उसके बाद है 9.46 इंटू 10⁻24 मीटर देवल है। नेक्स्ट क्या है, 9.46 इंटू 10⁻15 दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्यों डी होगा, क्योंकि 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, ना कि सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अब ऑप्शन क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन 3 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 कहता है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र बताना है। गुरुत्वीय स्थिरांक को हम लोग जी द्वारा इंडिकेट करते हैं। किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, जी द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इसी की डायमेंशन को आपको बताना है कि इसका डायमेंशन कौन होगा, और इसके राइट आंसर को आप कमेंट में जरूर देंगे। तो चलिए इसके हम लोग राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सेम टाइम, यानी एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला कुछ व्यक्ति, माने कुछ व्यक्ति थे कुछ समय के लिए v1 वेग से चले थे। ध्यान से समझिए, यात्रा कर रहे थे और सीधी लाइन में चल रहे थे। कैसे चल रहे थे उन लोग, सीधी लाइन में, इस तरह से सीधी लाइन में चल रहे थे। और सीधी लाइन में जब वे चल रहे थे तो जो व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए v1 वेग से चले। कुछ समय के लिए किस वेग से चले, कुछ समय के लिए v1 वेग से चले। और अगले समान समय के लिए, समय बदला नहीं है, समय सेम है, समय क्या है आपका, सेम है। और समान समय के लिए फिर कुछ देर बाद क्या किए, वे v2 वेग से चलने लगे। कितना वेग से चलने लगे, v2 वेग से चलने लगे। जब वे v2 वेग से चले थे तो उसका बताना है कि औसत वेग क्या होगा, क्योंकि देखिए समय सेम है, समय क्या है, सेम है, तो उसका वेग कितना होगा। तो इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। और आपको ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ। वैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। ऑप्शन भी क्या है, तो ऑप्शन बी जो है v यानी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v कहते हैं, v1 प्लस v2 बटा 2। उसी तरह से v तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है √v1 इंटू v2। और ऑप्शन डी क्या है, तो v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर दें। तो चलिए हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, क्योंकि समय जब सेम हो जाती है, समय क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो दोनों के जो वेग हो जाता है उसके औसत वेग को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यानी v1 बटा v2 बटा 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, v1 प्लस v2 बटा 2 हो जाता है। अगर व्यक्ति v1 वेग से शुरू में चले थे, कुछ समय सेम रहता, जबकि अब v2 भी वेग से अगला वेग में चलते, और फिर नेक्स्ट कुछ समय बाद समय सेम रहता, लेकिन वेग से लगने में समय सेम रहता, और v2 वेग से भी चलते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 ही वेग दिया हुआ है, यानी एक पहला वेग चले थे v1 से और दूसरा बार क्या चले थे v2 से। तो समय सेम अगर रहेगा तो क्या इसका फार्मूला हो जाएगा, v1 प्लस v2 बटा 2, जो कि इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दिखाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
वी ए भी इक्वल टू V1 प्लस V2 बटा 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, ध्यान से समझिएगा, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपर ना, ऊपर टॉप पर, द एक्सेलरेशन इज, यानी कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, उसको आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है मैक्सिमम यानी अधिकतम बोलता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मिनिमम यानी कम से कम यानी न्यूनतम कह रहा है, उसके बाद सी ऑप्शन जो है 0 यानी शून्य है, और डी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, स्मॉल जी के वेग से चलता है। तो आपको बताना है कि जो कण है, ये जो पार्टिकल है, वो जब टॉप लेवल पर जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, टॉप लेवल पर जाएगा, प्रक्षेप मतलब देखिए मान लीजिए कोई गेंदा है और इसको ऐसे कोई फेंका और यहाँ पर आके गिर गया, तो ये तो ज़मीन था, तो यहाँ टॉप लेवल कहाँ हुआ, इस जगह पर आपका टॉप लेवल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जी का वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही वस्तु आएगी, यहाँ पर जैसे ही वस्तु आएगी तो यहाँ तक ही अपना एक्सेलरेशन को लेगी, ना कि इधर लेगी। क्यों नहीं लेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आने के बाद वस्तु की एक्सेलरेशन हो जाएगी 0, उसके बाद वो खुद से वो जितना ट्रेजेक्टरी पर, जितना पाथ पर या ट्रेवल किया है, उतना ही इधर जाने के बाद वो ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज एलोंग, यानी कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। कोणीय वेग मतलब जब वस्तु कोई घूम रही होती है तो कोई न किसी न किसी वेलोसिटी से घूम रही होती है, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। घूमते हुए कोई भी चीज़ का कोणीय वेग से ही वो घूमता है। तो कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होगी, कोणीय वेग सदिश की दिशा जो होगी वो किसके अनुदिश होगी, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा मतलब समझते होंगे कि जैसे ये कोई लाइन चल रही है तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। आप लोग क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे कि स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनवर्ड रेडियस, यानी अंतः त्रिज्या की ओर, त्रिज्या के अंदर, त्रिज्या के अंतः मतलब अंदर ना, इधर की ओर रहता है। क्या यहाँ रहता है, यहाँ तो नहीं रहता है। हम लोग मतलब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। उसी तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या है, बाहरी त्रिज्या की ओर, त्रिज्या से बाहर की ओर, इधर तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, घूर्णन की धुरी की ओर, घूर्णन मतलब द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पर घूर्णन धुरी होती है। क्या घूर्णन धुरी की ओर, जहाँ से वस्तु घूम रही होती है, इस पॉइंट से, सेंटर से, क्या यहाँ पर उसका सदिश की दिशा होगी। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए अब हम लोग इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो धुरी की ओर होगा, यानी धुरी वाला कहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, यानी प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ है। पथ है मतलब कैसा, कोई ट्रेजेक्ट्री है, किसी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो वह रास्ता कैसे ट्रेवल करता है। ट्रेजेक्ट्री में जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो रास्ता कैसा ट्रेवल करता है, कैसा रास्ता दिखता है, उस रास्ते को बताना है। तो पहला क्या है, हाइपरबोला। ऑप्शन हिंदी मीडियम में भी हाइपरबोला ही है, यानी हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब परवलयाकार का ही हाइपरबोला होता है। उसी तरह से पाराबोला यानी परवलय तो नहीं होता है। उसी तरह से सी ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सर्कल यानी वृत्त। आपको इस चारों में से करेक्ट आंसर को कमेंट में देना है। तो चलिए इसके हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए, जब हम किसी वस्तु, जैसे कोई गेंदा था, जब हम इसको इस तरह से फेंकते हैं तो ये नीचे आ जाती है। तो ये जो रास्ता होता है, इस रास्ते को हम लोग पाराबोला बोलते हैं, यानी परवलयाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इस रास्ते को, पाराबोला बोलते हैं। इस रास्ते को क्या बोलते हैं, पाराबोला। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, पैराबोला बोलते हैं, यानी परवलयाकार बोलते हैं। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, परवलयाकार, और इंग्लिश में हो गया पैराबोला।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या, यानी मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्ट, यानी शून्य परिणाम देने वाले दो असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या बताना है। कम से कम कितने असमान सदिश रहेंगे कि उसका जो आंसर होगा, लास्ट का जो रिजल्ट यानी लास्ट परिणामी ना आंसर जो होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। क्या 2 होंगे वेक्टर, यानी वेक्टरों की संख्या क्या कितनी होंगे, 2 तो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 3 होगी। ऑप्शन सी क्या है, 4। ऑप्शन डी क्या है, 4 से अधिक, यानी ऑप्शन ए क्या है 2, बी क्या है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी मोर देन 4, यानी 4 से ज़्यादा तो नहीं। तो देखिए आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी जल्दी दीजिए और हम इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 से अधिक यानी 3 रहेगा तो इसका शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की संख्या 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का अगला पेज में है, इसीलिए हम पहले 2 क्वेश्चन को पढ़ देते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 जो है, समतल में विराम अवस्था में, यानी समतल से विराम अवस्था में जब रुक जाती है वस्तु, रेस्ट में हो जाती है, तो किसी पिंड पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे कैसे होगा। तो सतह से ऊपर की ओर सामान्य तो नहीं रहेगा। देखिए सतह से जब ऊपर की ओर जाएगा तो समान बोला है, सतह मतलब ये वाला पार्ट, सतह मतलब क्या हो गया, सतह मतलब ये वाला, ये मान लीजिए कोई सतह है, तो सतह से ऊपर की ओर, सतह से ऊपर की ओर समान रहेगा या सतह से नीचे की ओर समान रहेगा, या सतह से नीचे की ओर समान रहेगा। ये अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि आरोपित बल की दिशा में तो नहीं होता है, मतलब आरोपित बल की दिशा में होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, आरोपित बल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 0 होगा। तो इसको देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट ए रेस्ट इन प्लेन, यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर, नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ डाउनवर्ड, यानी नॉर्मल से नीचे की ओर। उसके बाद अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, जब वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन में तो नहीं होती है। उसके बाद ऑप्शन डी क्या है, 0। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जब कोई बॉडी एक्टिंग करती है, बॉडी मतलब रेस्ट इन प्लेन, प्लेन पर जब वस्तु रेस्ट में होती है तो उसका परिणामी याद रखिएगा हमेशा 0 होगा, हमेशा कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन, जब वस्तु रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, 0। यानी अगर वस्तु रुकल है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए, यहाँ पर कोई वस्तु को क्या कर दिए, रख दिए, तो यहाँ पर जो इसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg आर एक्टिंग अपॉन द सेम फोर्स, यानी 2 वस्तु है, 2 क्या है आपका वस्तु है, और एक का जो द्रव्यमान है वो 4 किलो का है, एक का कितना है 4 kg है, और एक बड़ा वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 5 kg है। और दोनों पर हमने क्या किया, सेम फोर्स लगाया, इस पर भी एफ फोर्स लगाया और इस पर भी एफ फोर्स लगाया, यानी दोनों पर कितना फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया। तो देखिए जब इस पर सेम फोर्सेस लगाया तो कह रहा है कि यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना है, इस पर इसका जो द्रव्यमान है 4 किलो है, तो इसके द्वारा त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उत्पन्न हुआ, और इसका एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, तो बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ हैवियर बॉडी, तो इसके एक्सेलरेशन को हमको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसके एक्सेलरेशन को हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए
इसको एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए पहले जगह मेरा कम है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद मैं इसको बनाऊँगा। तो देखिए इसका जो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए पहले वस्तु पर आपको पता होगा कि F इक्वल टू क्या होगा, एम ए ही होता है। तो F इक्वल टू अगर एम ए होगा तो आप समझिए, अगर मान लीजिए क्योंकि दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है, यानी F बराबर, ध्यान से समझिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटे छोटे, मेरे को तो F बराबर दोनों का फोर्स इक्वल है। तो देखिए दोनों का फार्मूला क्या होगा, एम, मान लीजिए एक का M1 है, एक का क्या है M1A, और एक का M1 मतलब M1A और A1A, उसी तरह से M2A और A2A इस तरह से है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो M1 के जगह पर मेरे को देखिए ध्यान से, मेरे को भारी पिंड का द्रव्यमान यानी A2 निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, A2 पहले M1 कितना है, तो देखिए M1 है 4, तो आप यहाँ पर 4 लिखिए, और A1 कितना है, तो A1 आपका है 2, क्योंकि देखिए छोटी वस्तु के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हो रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड की हो रही है। उसी तरह से बड़े का द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, और इसका द्रव्यमान है A2 है, इसका तो एक्सेलरेशन का पता ही नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो A2 बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 2 जाइए कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं इस यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, और देखिए यहाँ पर इंटू है तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ अब आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा इधर लिखने से हट जा रही है, इसलिए आपको पता चल गया होगा कि 1.6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, जो कि करेक्ट जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप दैट कि आपको इसका आंसर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे क्या है क्वेश्चन उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, नहीं तो वो फिर पूरेगा ही नहीं, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड पर उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है, यानी द मास ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज, यानी किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस वस्तु पर लगने वाला बल, यानी देखिए सीधा सीधी बात है कि पिंड का द्रव्यमान कहा है यानी m, सीधा सीधी m, उसके बाद लगने वाला जो बल होता है F, और एक्सेलरेशन ये बोला कि किस अनुपात में होता है, किस अनुपात मतलब जड़त्व इस किस अनुपात में होता है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, दूसरा यानी गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान को इंग्लिश में देख लेते हैं द ग्रेविटेशनल मास। ऑप्शन बी क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास यानी विद्युत चुंबकीय द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी क्या है, द इंटरनल मास यानी आंतरिक द्रव्यमान, अंदर वाला द्रव्यमान, द इनर्शियल मास यानी जड़त्व द्रव्यमान। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी द इनर्शियल मास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग पढ़ते हैं। तो बोला गया कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन, यानी फायरिंग से पहले बंदूक एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, यानी फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, यानी फायरिंग से पहले बंदूक और जो गोली होती है, जो चलने वाली गोली होती है, उसका रेखीय संवेग कितना होगा। इसके ऑप्शन को देखते हैं, लार्ज यानी बड़ा तो होगा मतलब ज़्यादा होगा, या स्मॉल छोटा होगा कम होगा, जीरो होगा जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिमम होगा अधिक होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। तो देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए फायरिंग से पहले, ध्यान से समझिए, फायरिंग से पहले जब हम गोली चला रहे थे, ये बुलेट जो थी, तो फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद, याद रखिएगा फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि गोली अभी चली ही नहीं है। तो क्या होगा, इसका रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
13 जो होता है हिंदी मीडियम का है, आगे इंग्लिश में लिखा है, तो पहले हिंदी पढ़ लेता हूँ फिर से, नहीं तो आना पड़ेगा। तो देखिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ध्यान से समझिए, क्रिया प्रतिक्रिया यानी इंग्लिश में यही बोल देता हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन। आपको न्यूटन के गति का थर्ड नियम पता होगा, तो आप इसका आंसर आराम से दे लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया यानी एक्शन एंड रिएक्शन। ऑप्शन क्या है, एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, क्या एक ही वस्तु पर काम करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर काम करता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि एक ही दिशा में कार्य करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही दिशा में काम करते हैं। आप अगर इसका नियम जानते होंगे, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, तो आप इसका आंसर आराम से दे लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक दूसरे को रद्द करते हैं, माने एक दूसरे को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, माने दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, आप इसका राइट आंसर को कमेंट में दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रुकिएगा थोड़ा, हाँ आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। आपको पता होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो बल होते हैं, यानी जब दो अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम होता है, वैल्यू सेम होता है, लेकिन दिशा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो दो गुना अलग अलग वस्तु पर काम कर रहा है, तो दो अलग अलग निकाय माने वस्तु, सिस्टम पर ये काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका, यानी यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर डी लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, तो आगे कहता है कि 100 किलोग्राम की वस्तु है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। शायद आप लोग को दिख रही होगी, शायद आप लोग को यहाँ दिख रही होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी 100 किलो की कोई वस्तु थी। ध्यान से समझिएगा कि 100 किलो की कोई वस्तु थी और ऊपर से नीचे गिरी। इसका द्रव्यमान था 100 kg, यानी मास इसका कितना था, 100 kg था, और ऊपर से ये गिरा, और कितना ऊपर से गिरा है, 10 मीटर के हाइट से ये गिरा है, 10 मीटर के हाइट से नीचे गिरता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी आपको पता करनी है कि जब ये गिरा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखिए गिरती हुई वस्तु में जब काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, ऊपर से जब गिर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यानी एनर्जी हम सीधे निकालेंगे। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, जी हो जाएगी, एच हो जाएगी, और इस पर रख के आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आप इसका राइट आंसर को कमेंट में दें, तब तक मैं इसका आंसर को आपको समझाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा, एम कितना है, 100 kg है, एम कितना है, 100 kg है, जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, तो 9.8 लिख देते हैं। उसके बाद एच कितना है, तो यहाँ पर 10 होगा। अब आप इसको बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जीरो से हम यहाँ पॉइंट को कट कर दे रहे हैं, जीरो से पॉइंट को क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, तो क्या आ गया, 100 × 98 आया। अब आप इसके आंसर को यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 × 98 कीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी क्या है, घर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल जिसको कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चुंबकीय बल और घर्षण बल। तो ये इसका आपको राइट आंसर देना है। तो संरक्षी बल का इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जो इसका राइट आंसर जो होगा, असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना, बचाना इसका मतलब होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर
15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थितिक बल, विद्युत स्थैतिक बल इसको हिंदी में कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अ बॉडी एक्टेड upon by a force of 15 Newton is displaced through a distance 10 meters in a direction making an angle of 60 degree with the force the work done by, मतलब फोर्स आपको लिखना है कि इस फोर्स के द्वारा काम कितना हुआ। इसको हिंदी में देखते हैं कि कोई वस्तु है जिस पर 50 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाए हैं, बल लगाए हैं, और उसके साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी जैसे ही हम वस्तु पर बल लगाए तो कितना डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री पर कोण बन गया। मतलब ये कोई वस्तु था और यहाँ पर से हमने कोई फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो हमसे इसका एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री का इसका एंगल बन गया। 60 डिग्री का क्या बन गया? इसका एंगल बन गया। और 10 मीटर की दूरी पर जाके रुका। मतलब जैसे ही यहाँ पर हम किए तो 10 मीटर की दूरी पर जाके ये वस्तु क्या कर गया? रुक जाता है। 10 मीटर जाती है और वस्तु रुक जाती है। तो 10 मीटर जब जाती है और रुक जाती है, अब हम लोग इसका पहले इसको मिटा लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। आप इसका राइट आंसर को कमेंट में ज़रूर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कोई वस्तु 50 न्यूटन का बल लगाया गया, तो वस्तु पर काम ही तो पूछ रहा है। तो काम का फार्मूला क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर कोई एंगल बना रहा हो तो एफ एस कॉस थीटा होती है। क्या होती है? एफ एस कॉस थीटा हो जाती है। तो एफ एस कॉस थीटा पर इसको रखेंगे और इसका फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखिए एफ की जगह पर मेरा कितना है? एफ की जगह पर इसका कितना आंसर है इसको हम लोग देखते हैं। तो एफ की जगह पर इसका एफ की जगह पर आपका 50 है, तो आप यहाँ पर 50 लिखिए। एस कितना गया है? तो 10 मीटर की दूरी गया है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? थीटा की जगह पर 60 रखिएगा तो कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू रखिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो काट दीजिएगा इसका, तो 250 आ जाएगा। इसका 250 जूल इसका राइट आंसर आपको आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर की ओर इंडिकेट करता है, बताता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक बैलेट डांसर है जो अपने प्रदर्शन के दौरान जो दिखाती है, जो कर्तव्य दिखाती है, तो जो बैलेट डांसर होती है वो किस सिद्धांत का उपयोग करती है, किस सिद्धांत पर वो काम करती है? तो किस सिद्धांत पर काम करती है बैले डांसर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द बैले डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। यानी जो परफॉर्मेंस करती है बैले डांसर, तो किस सिद्धांत पर पालन करती है डांस करते समय? वो जब वो कमर लचकाती होगी तो देखिए जो बैले डांसर होती है वो आपका कोणीय गति के सिद्धांत पर काम करती है। यानी कोणीय गति यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग वो बैले डांसर करती है। समझ जाइएगा, कोणीय गति का पालन करती है बैले डांसर। जब यहाँ पर वो डांस कर रही होती है तो कोणीय गति के नियम पर वो अच्छी तरह से डांस कर लेती है, जिसकी वजह से वो उसको डांस करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो देखिए यहाँ पर किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ध्यान से समझिएगा, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? यानी द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। यानी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, यानी अक्ष का भिन्न अभिविन्यास, यानी अक्ष का भिन्न अभिविन्यास। भिन्न मतलब अलग, मतलब अगर मान लीजिए कोई अक्ष है तो अक्ष का अलग अलग विन्यास पर वो रहेगा, अलग अलग विन्यास पर वो काम करेगा, तो हम बोलेंगे कि अक्ष का भिन्न अभिविन्यास, मतलब इधर उधर। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, यानी द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति, द्रव्यमान किस तरह से वितरित हो रही है उस पर तो नहीं करती है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग पर करती है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन की धुरी पर डिपेंड करती है। तो आप इसका राइट आंसर को कमेंट में जरूर देंगे। अब हम इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
कोणीय वेग हो जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी का पालन करती है। यानी जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पर डिपेंड करता है। इस पर भी आपका डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो देखिए, द टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ, यानी किसी पिंड पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण मतलब टाउ, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ द्वारा इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। बल आघूर्ण को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, टाउ। यानी जो बल आघूर्ण होता है किसी पिंड यानी वस्तु पर कार्य करने वाला जो टॉर्की होता है वो किस पर निर्भर करेगा, मतलब किसके अनुरूप होगा, वो आपको बताना है, किसके एनालॉगी होगा। तो देखते हैं इसके राइट आंसर को। तो नेक्स्ट है, पहले मास पर डिपेंड करेगा, बल यानी मास मतलब द्रव्यमान ही होता है। नेक्स्ट है फोर्स यानी बल पर करेगा, वेलोसिटी यानी वेग पर करेगा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर करेगा। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में जरूर देंगे। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, क्योंकि फोर्स के ही अनुरूप होता है, फोर्स को ही जस्ट एनालॉग होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट, यानी जी का मान कहाँ जीरो हो जाता है, कहाँ शून्य हो जाता है। तो जी का मान को देखते हैं, क्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, यानी जब मान लीजिए पृथ्वी का हम बना दे रहे हैं, तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर आएंगे, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, माने त्रिज्या के बराबर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो क्या यहाँ पर जीरो हो जाएगी। उसी के बाद पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई, माने पृथ्वी का जितना व्यास है उसके आधे व्यास की गहराई के बराबर आ जाएंगे तो होगा। उसके बाद है सी, गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, यानी गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, मतलब यहाँ पर अगर वस्तु आएगा तो नहीं, इस जी का मान जीरो हो जाएगा। उसके बाद ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच, यानी ध्रुव और भूमध्य रेखा, तो ध्रुव समझते होंगे, ध्रुव और भूमध्य रेखा कहाँ पर रहती है, तो ध्रुव और भूमध्य रेखा आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं और ध्रुव मतलब यहाँ पर, यहाँ आने पर होती है। आपको बताना है कि जी का वैल्यू कहाँ पर कम हो जाता है। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं कि द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी रेडियस के इक्वल में तो नहीं होता है, यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्या है, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी डायमीटर के हाफ में होगा ये। नेक्स्ट क्या है, द डेप्थ ऑफ इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी गहराई जो होता है पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर होगा। पृथ्वी की आधी त्रिज्या मतलब त्रिज्या का आधा है, यहाँ वाला पार्ट्स, इस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे आधी त्रिज्या। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट इन द बिटवीन द पोल एंड द इक्वेटर, यानी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच का बिंदु के बराबर होगा। इसके राइट आंसर को आप ऑप्शन में जरूर देंगे, कमेंट पे इसका आंसर को देंगे। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ द इक्वल टू द हाफ डायमीटर ऑफ द अर्थ होगा, यानी पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर की गहराई, यानी पृथ्वी का जो व्यास होता है, व्यास मतलब आधा व्यास ना, आधा व्यास की गहराई के बराबर जैसे ही जाइएगा, गहराई के बराबर जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पर जी का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए, देखिए पहला मानेंगे क्या, बनाएंगे सीधे। तो देखिए पहला ऑप्शन है सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के सतह पर होगा, ये होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन बी क्या है, पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन सी क्या है, इनफाइनाइट यानी अनंत पर, एनीवेयर कहीं भी। तो आप इसके आंसर को कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसका राइट आंसर को देखते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट यानी अनंत पर इसका जो मान होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, इनफाइनाइट पर सबसे अधिक इसका मान होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर को देखते हैं। तो 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। वृत्ताकार कक्षा समझते होंगे कि वृत्ताकार इस तरह से वस्तु घूम रही है और इस
पर आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा। आवर्तकाल मतलब जो ये वस्तु को घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाएगा, यहाँ से मान लीजिए चक्कर लगाया था, यहाँ ए से चक्कर लगाया था, ये चक्कर लगाते हुए एक चक्कर लगा के यहाँ पर आ गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का एक घूर्णन करने में, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसका हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका आवर्तकाल क्या किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा उसको देखते हैं। पहला है उपग्रह के द्रव्यमान पर, यानी मास ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट के द्रव्यमान पर करेगा। दूसरा है इसकी कक्षा की त्रिज्या पर करेगा। कक्षा त्रिज्या मतलब होता है ऑन द रेडियस ऑफ दिज ऑर्बिट। फिर कक्षा के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर करेगा, मतलब मास और रेडियस दोनों पर करेगा। या हम लोग आगे इसका आगे देखते हैं, आगे है क्या है कि इसकी कक्षा त्रिज्या न तो उपग्रह और द्रव्यमान पर करेगा, मतलब किसी पर नहीं करेगा, इसको हमको बताना है। यानी द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी किस पर करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है द मास ऑफ सैटेलाइट, ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ देते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बोथ द मास एंड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। आपको इसका आंसर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये छोटे छोटे था तो दिक्कत हो रही थी। तो बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी मतलब द्रव्यमान और जो ऑर्बिट होती है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट यानी कक्षीय त्रिज्या उस पर होती है। या नाइदर द मास ऑफ द सैटेलाइट नॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, या न तो सैटेलाइट के मास पर करेगी न तो उसके कक्षीय त्रिज्या पर करेगी। कौन नहीं करेगी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये चारों में से। तो टाइम पीरियड जो है इसका द मास ऑफ सैटेलाइट पर नहीं करेगी, मास ऑफ सैटेलाइट पर इसकी त्रिज्या डिपेंड नहीं करती है। और हिंदी वाले में भी आप ए इसका लिख कर लीजिएगा, ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि 23 क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि 23 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 23 क्वेश्चन कहता है कि द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्ट्रेच्ड वायर, यानी खींचे हुए कोई तार है उसके प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ मतलब खींच खाच होता है, याद रखिएगा। जब किसी को हम खींच खाच करते हैं तार फार को, तार है ना, उसको खींच खाच करेंगे वो प्रत्यास्थ हो जाता है। खिंचाना मतलब क्या हो जाता है, प्रत्यास्थ। बस इतना समझ लीजिएगा, फैलना वाला ही समझ लेना है आपको। तो 23 का क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 1/2 स्ट्रेस वाई, यानी 1/2 स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, याद रखिएगा, वाई के बराबर होगा। या 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेस मतलब तनाव के स्क्वायर के बराबर होगा। या उसी तरह से ऑप्शन, आप इस ऑप्शन को देख लीजिएगा अच्छी तरह से और इसका राइट आंसर को आप कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर को देखने की कोशिश करते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी किसी खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन ना, प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर होता है और इसके जो वाई जो खिंचाव होती है उसके रेशियो के बराबर होती है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, यानी इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को क्या कहा जाता है। मतलब इस तरह से कोई वस्तु है, इस तरह से क्या है, कोई वस्तु है, कोई तार है, वस्तु नहीं सॉरी तार है, तार ही तो दिया हुआ है। तो अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, ऐसे। तो ये जो आपकी आ रही है कौन से सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बलाघात लग रही है तार के लिए टूटने वाले, जो तार को हम लोग इधर से तोड़ेंगे और इधर से तोड़ेंगे तार को, तो टूटने वाले बलाघात को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए इसके राइट आंसर को आप कमेंट में दीजिए। तो आई होप दैट आप इसका राइट आंसर को दे चुके होंगे। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, तनन सामर्थ्य होगा। माने खींचने में कितनी ताकत लगा रहे हैं उसी को हम लोग बलाघात कहते हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, तनन सामर्थ्य कहते हैं उस बलाघात को। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि द विस्कोसिटी ऑफ, यानी श्यानता क्या है। तो देखिए द गैसेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी तापमान बढ़ने से गैस
गैसों की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑप्शन बी क्या है, लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ बढ़ जाता है। उसके बाद है गैसेज इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ गैसों की मात्रा भी बढ़ जाती है। उसके बाद है लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ में कमी हो जाती है। आपको बताना है कि श्यानता में क्या हो जाता है, ये श्यानता किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए आप इसका राइट आंसर को कमेंट में दीजिए। आई होप दैट आप इसके राइट आंसर को कमेंट में दे चुके होंगे। तो चलिए हम लोग 25 के आंसर को देखते हैं। तो 25 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो होती है तरल पदार्थों में कमी हो जाती है। यानी लिक्विड डिक्रीज कब होगी, जब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाएगा, यानी तापमान में वृद्धि किया जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो देखिए वाटर कैन राइज अप टू द हाइट एच, हाइट मतलब एच मान लिया गया वाटर को राइज करने के लिए, मतलब ऊपर तक गया है। मान लीजिए पानी था, ऐसे पानी था और एक कितना ऊपर तक जा रहा है पानी, यहाँ तक आ रहा है, तो इसको राइज कहते हैं। कितना ऊपर तक उठता है पानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। याद रखिएगा, पानी है मान लीजिए, तो क्या है, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट एच इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी मतलब केशिका नली, केशिका नली समझ लीजिएगा, केशिका नली आप पढ़े होंगे। तो देखिए कैपिलरी ट्यूब, इफ़ द ट्यूब इज कट टू हाफ इट्स साइज, अगर यदि इस नली को आधा काट दिया जाएगा, आधा में, द वाटर इन द ट्यूब विल, तो पानी में क्या होगा, पानी कैसे करेगा। ध्यान समझिए, कोई केशिका नली है, ध्यान से समझिएगा, कोई केशिका नली है और पानी एच ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है, माने यहाँ तक उठ सकता है। यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए, यानी नली को अगर उसके आधे आकार में काट दीजिएगा, यानी नली को क्या करिएगा, आधे आकार में काट दीजिएगा। आधे आकार मतलब समझते हैं, इधर से काट दिया गया, तो क्या पानी ऊपर उठ जाएगा, पानी ऊपर नहीं उठेगा। इसके राइट आंसर को आपको देना है। तो ऊपर से नहीं बहेगा पानी, पानी क्या करेगा, ऊपर से नहीं बहेगा। यानी अगर आप इस तरह से भी काट दीजिएगा तो पानी क्या करेगा, ऐसे ही जाके बहेगा, इधर से पानी बहेगी, पानी ऊपर से नहीं बहेगी। तो इसके राइट आंसर क्या हो गया, ओवरफ्लो ऊपर से नहीं होगा। आइए अब हम लोग इसका आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि अ सर्कुलर पिलर, कोई सर्कुलर पिलर है, पिलर मतलब खामा है ना, पिलर मतलब क्या है, खामा है। सर्कुलर पिलर है माने कोई खामा है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। मतलब कोई खामा है जो सर्कुलर है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। सपोर्ट वेट ऑफ 60 kg, जो कि 60 किलो की खामा पर खड़ा है, टिका हुआ है, मतलब सहारा दे रहा है। तो खंभे पर कितना दबाव पड़ेगा, 60 किलो के खामा है, यानी वेट ऑफ 60 kg का है, 60 किलो के कोई खामा है, उस पर दबाव कितना देगा वो आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि P बराबर क्या होता है, P बराबर आप लोग क्या जानते हैं कि P बराबर F/A होता है। क्या होता है, F/A होता है, यानी F की जगह पर आपका M और M हो जाएगा और F बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। लेकिन ऊपर से किसी वस्तु का सपोर्ट लगाया जा रहा है, इधर से कोई वस्तु पर सपोर्ट लग रही है, तो आपको पता होगा ऊपर से नीचे जब सपोर्ट होती है तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर ही टिका हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू को रख दीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा, आ जाएगा। M की जगह पर कितना है, 60 किलोग्राम की वस्तु है, G का मान 9.8 होता है, और बटा, और एरिया कितना देवल है, तो 60 × 10⁻³ अब इसको आप काट कूट कर दीजिएगा। जब इसका काट कूट आप कीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा 27 का, वो आपका आ जाएगा 9.8 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 9.8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी राइट आंसर हो जाएगी, राइट जवाब हो जाएगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 28 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जब पानी को ना, यानी वेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो बताना है कि पानी की वॉल्यूम क्या होगी, यानी उसकी जो आयतन होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी कि क्या होगी, ये बताना है। आयतन मतलब
जो जगह घेरेगा वो कम ही होगी जगह घेरने में कि वो ज़्यादा होगी, उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं, यानी जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पानी के आयतन में क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, रिमेन्स द सेम, क्या वही रहेगा, सेम रहेगा, या डिक्रीज यानी घटेगा, या इंक्रीज बढ़ेगा, या कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो चलिए इसके हम राइट आंसर को देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमेशा याद रखिएगा घटेगा। जब गर्म करेंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, यानी इसका जो आयतन हो जाएगा घट जाती है। आयतन में क्या हो जाती है, घटोत्तरी हो जाती है, कमी हो जाती है। आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, आयतन घट जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, रैखिक आयतन और विस्तार क्षेत्र विस्तार का गुणांक का अनुपात, यानी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन। रैखिक गुणांक, आयतन गुणांक और क्षेत्र विस्तार का गुणांक क्या होगा, इसके राइट आंसर को आप कमेंट में दीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, 1:3:2। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2:1:3। तीसरा ऑप्शन क्या है, 2:3 है। नेक्स्ट क्या है, 3:1 है, यानी 3:1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, 3:2:1। आपको इसके राइट आंसर को कमेंट में देना है। चलिए इसको हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, जीरो नियम है, किस अवधारणा की ओर ले जाता है, किस कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, क्या सिखाना चाहता है। तो देखिए उष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो किस पर दिखाता है, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, हीट कंटेंट यानी उष्मा वही रहेगी, प्रेशर दाब और टेम्परेचर यानी तापमान पर डिपेंड करेगी। ये आपको आंसर को कमेंट में दीजिएगा। चलिए इसको राइट आंसर को देखते हैं। तो इसका 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तापमान को कॉन्सेप्ट को समझाता है, यानी टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है, समझाने की कोशिश करता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिक्रीज मेयर्स फार्मूला, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेयर फार्मूला को बताता है कि इसमें कौन मेयर फार्मूला है। तो मेयर फार्मूला आपको पता होगा। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं, Cp + Cv = R, R मतलब कॉन्स्टेंट ही होता है। दूसरा ऑप्शन है Cv - Cp = R। तीसरा ऑप्शन क्या है, Cv × Cp × R। नेक्स्ट क्या है, Cp - Cv = R। इस चारों ऑप्शन का आपको आंसर कमेंट पे देना है। चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी Cp - Cv = R होगा। क्या हो जाएगा, Cp - Cv = R इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। देखिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाया गया है, मैंने क्या दर्शाता है याद रखिए। तो ऑप्शन क्या मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज गिवन बाय, क्या दर्शाने की कोशिश करता है, क्या बताता है, क्या फार्मूला होता है उसका, यानी dq = du + pdv। ऑप्शन बी क्या है, dq = du × pdv। ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन सी क्या है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी क्या है, dq = du + du × p या dq = pu + dv। इसके राइट आंसर को आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये सी और डी तो होंगे ही नहीं, तो इसके मतलब पीछे में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो पीछे क्या था इसका, तो पीछे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसके राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। राइट आंसर इसके ए हो जाएंगे। तो राइट आंसर ए, यानी dq = क्या हो जाएगा, du + pdv। क्या हो जाएगा, dq बराबर, यानी dq बराबर du + pdv इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ du है, क्या है, du + pdv इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग के सामने मैं ला दे रहा हूँ इसको। क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, यानी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या है। ध्यान समझिए, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या है। तो ऑप्शन ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान के वर्गमूल की अनुक्रमानुपाती होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या निरपेक्ष तापमान के सीधा समानुपाती होता है, यानी सीधा अनुपाती होता है, ये होता है। या ऑप्शन सी क्या है, निरपेक्ष तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी निरपेक्ष तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके राइट आंसर को आपको कमेंट में दे देना है। चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। तो 33 का जो आंसर होगा, 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक गैस बिहेव्स एज ऑन आइडियल गैस एट, यानी एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है, आइडियल गैस की तरह कब व्यवहार करता है। तो कब व्यवहार करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्या लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के बीच करता है, यानी निम्न दाब यानी कम दाब और कम तापमान पर करता है। या ऑप्शन बी क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी निम्न दाब और उच्च तापमान पर। ऑप्शन सी क्या है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, यानी उच्च दाब और निम्न तापमान पर। और ऑप्शन डी क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी उच्च दाब और उच्च तापमान पर। इसके राइट आंसर को आप कमेंट में जल्दी दीजिए, फटाफट इसके राइट आंसर को दीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। 34 का जो राइट आंसर होगा वो लो प्रेशर, ध्यान से समझिए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर करता है। क्या करता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। कौन करता है, आदर्श गैस बिहेव करती है, मतलब एक आदर्श गैस किसकी तरह व्यवहार करेगी, तो निम्न दाब और उच्च तापमान पर बिहेव करेगी। याद रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग 35 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी। उसी तरह से ऑप्शन बी क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। सी ऑप्शन क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी। और ऑप्शन नंबर डी है साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। इसके राइट आंसर को आप कमेंट में फटाफट दीजिए। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 35 का जो आंसर होगा, राइट जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, यही इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ विंग इज सीटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल, यानी बैठकर झूला झूल रहा है एक बच्चा है, वो खड़ा हो जाता है, झूले पर क्या कर देता है, खड़ा हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए बचपन में क्या करते थे कि आप लोग जब झूला झूलते होंगे तो झूले पर कबो हम लोग भी खड़े हो जाते थे, आप लोग भी खड़े हो जाते होंगे। जिस तरह से मान लीजिए झूलवा ऐसे था और यहाँ पर बैठने वाला था, हम लोग का इस तरह से साल लगा देते थे, या इस तरह से पेड़ों में बांध देते थे, इसको दोनों को, रस्सी को हम क्या कर देते, पेड़ों में बांध देते थे इस तरह से, और इसमें ना हम लोग एक डंडा लगा देते थे और यहाँ पर बैठते थे, और कबो कबो इस पर खड़े हो जाते थे हम लोग। तो खड़ा हो जाने से क्या होगा, वही यहाँ पर पूछा गया है कि झूले का आवर्तकाल क्या होगा तब। तो क्या झूला से हम लोग एक चक्कर लगाने में जल्दी आ जाएंगे या लेट से आएंगे, ये बताना है, आवर्तकाल में बताना है। जल्दी मत समझ रहे होंगे, टाइम बोल रहा है कि यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ से झूला जा रहा होगा, यहाँ तक जा रहा था, तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ पर बैठल थे और यहाँ से यहाँ जाने में आवर्तकाल में बताना है कि जाने आने में समय बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं, वृद्धि होती है यानी इंक्रीजिंग होती है कि डिक्रीजिंग होती है कि वही रहता है या उनमें से कोई नहीं रहता है। आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शन होगा वो कम ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बहुत खड़ा होने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका भार थोड़ा बढ़ जाएगा, और भार बढ़ने की वजह से टाइम ज़्यादा लग सकती है, यानी आवर्तकाल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आवर्तकाल में क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग देखने को मिलेगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एक स्प्रिंग है, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द 2 किलोमीटर, यानी एक स्प्रिंग को 2 किलोमीटर तक खींच दिया गया। इट पोटेंशियल एनर्जी इज भी, मान लीजिए कि उसकी स्थिति ऊर्जा भी है। इफ़
स्पायरिंग स्ट्रीच बाई 10 किलोमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इट विल बी, यानी यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाएगा तो क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी, कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसके फार्मूला को मतलब आपको बताना है कि ये किस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट तरीका से। इसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, इसको हमको पता करना है। तो इसके पोटेंशियल जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 25, सॉरी चल नहीं रहा है, हाँ इसके 25 भी हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा 25 गुने भी हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा 25 गुने भी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ें, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, थोड़ा मैं इस स्लाइड को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी अच्छी तरह से आप लोग को दिखाई दे, सॉरी देखिए, द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इज एयर इज, यानी वायु में ध्वनि प्रसार की घटना क्या होगी। डैश है, इस डैश को आपको भरना है, इस डैश को क्या करना है आपको भरना है कि वायु में ध्वनि प्रसार की घटना क्या होगी। वायु में ध्वनि प्रसार कैसी होती है, समतापीय होती है यानी आइसोथर्मिक प्रोसेस है, या एडियाबेटिक प्रोसेस है यानी रुद्धोष्म है, आइसोबेरिक प्रोसेस है यानी आइसोबेरिक, उसके बाद है आइसोकोनिक प्रोसेस है यानी आइसोकोरिक प्रक्रिया है। आपको इसका आंसर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं इसके राइट आंसर को आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एडियाबेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडियाबेटिक, यानी रुद्धोष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एडियाबेटिक, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखिए तनी हुई डोरी है, यानी इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग कोई तनी हुई डोरी है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन द रेशियो ऑफ, यानी पहला हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक और तीसरा हार्मोनिक आवृत्ति बतानी है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो आपको बताना है। तो ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे, इसको रिलेशन को समझे होंगे। इसका जो रिलेशन होगा तो इसको शॉर्ट, कोई भी हार्मोनिक रहता है तो डायरेक्ट इसका रेशियो होता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे कुछ भी रहेगा तो लगातार रहेगा, यानी 1 2 3 इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अपनी बातों को विराम देंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी इसमें से कौन सी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों में जा सकती है, तीनों में प्रोपेगेट कर सकती है, चल सकती है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो तीनों में जा सकती है। तीनों में जाने वाली तरंगे, बस ये तो आपको याद ही रखना है, अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं यानी लॉन्गिट्यूडनल्स जो वेव्स होती हैं वे ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजरती हैं, मतलब कहीं भी जा सकती हैं, चारों बगल जा सकती हैं। वाटर में भी जा सकता है, लिक्विड में भी वाटर में जा सकता है, सॉलिड में जा सकता है, और गैस तीनों में प्रोपेगेट कर सकती है, संचरित हो सकती है। तो आई होप दैट आप लोगों को ये जो क्वेश्चन का सीरीज है अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके PDF को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम MVSC स्टूडेंट ग्रुप, MVSC स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।